नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ईरा में। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और आप लोग क्या है, गियर बदल लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम कौन सा है? सर विसेंट स्मिथ, टी गोस्वामी, सर मार्टिमर हीलर, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, यानी कि आज़ादी के पहले अंग्रेजों के समय में। इसमें सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या है, पुरातत्व साइट जितने भी हैं वो सभी का सर्वेक्षण किया था। और उसके बाद उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था, उससे रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद उन्हीं के ये में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASI। मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कंबन, अमोघवर्ष, नयचंद, विज्ञानेश्वर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विज्ञानेश्वर। देखिए, मिताक्षरा क्या है, हिंदू विधि यानी रूल्स, जो धर्म का रूल्स होता है उसकी पुस्तक है, जो यज्ञवल्लक स्मृति पेटिका है। एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मन्नु स्मृति एक बुक है, वो भी है जो हिंदू बधी की सबसे पुरानी पुस्तक है। ये है जो शुंग वंश के शासन काल में ये मन्नु स्मृति लिखी गई है। मन्नु स्मृति पे बहुत विवाद भी होता है। एक चीज़ और बता दूं मैं मन्नु स्मृति के बारे में, एक आपने लाइन सुना होगा, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो सेंटेंस है मन्नु स्मृति का ही भाग है। वो पुस्तक अच्छी है कि बुरी है, मेरी इसमें कोई राय नहीं है। जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? यह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वालों की यही इच्छा थी, अंग्रेज इसी तारीख को भारत छोड़ने को तैयार हुए थे, इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको दे दूं। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में, उसी में ये घोषणा हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। और स्वतंत्रता दिवस तभी से है जो मनाया जा रहा है, तभी से उस समय मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 का ही दिन लागू हुआ को चुना गया, और उस दिन से गणतंत्र दिवस स्टार्ट हुआ। देखिए, 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? ऑप्शन है 1910, 1915, 1919, 1905। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1905। देखिए, उस समय बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन था उस समय। 19 जुलाई 1915 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी इन्होंने, और 16 अगस्त 1950 को ये प्रभावी हो गया था। और 16 अगस्त 1950 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। एक चीज़ और इससे मैं जुड़ी हुई चीज़ें बता देता हूँ। इसके बाद वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुए, उसने 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया था। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 जनवरी। अब 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। बाकी ये दो दो ऑप्शन तो मैंने यूं ही लिख दिया है, ये कोई विशेष महत्व शायद नहीं रखता है। कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी, और तभी से है जो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। हैदराबाद के अंतिम निजाम, हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान, हैदर अली, बाजिद अली शाह, शौकत अली। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उस्मान अली खान। ये जो बाजिद अली शाह हैं अवध के अंतिम नवाब थे, याद रखिएगा। हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान और अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। ये हैदराबाद जो आज़ाद हुआ था
जो भारत में मिलाया गया था, ये भारत में मिल नहीं रहा था। ये उस्मान अली खान है जो हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। और ये 16 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलियो चला करके, पुलिस कार्रवाई कर करके हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी है? जिलाधिकारी की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, चुनाव आयोग की? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य सरकार की। देखिए एक चीज बताता हूँ, पंचायत चुनाव अगर नगर पालिका चुनाव, दोनों की चुनाव करवाने की जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार के अंतर्गत करवाता कौन है? ये राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसका केंद्रीय निर्वाचन आयोग से कोई रिलेशन नहीं है। ये स्वतंत्र निकाय है, राज्यों में होती है राज्य निर्वाचन आयोग, और जो राज्य सरकार के जो बताए गए कार्य हैं वही करते हैं, कौन सा चुनाव क्या करवाना है तभी करते हैं। तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी जो होती है नगर पालिका की और पंचायत की, राज्य सरकार की होती है। देखिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नागालैंड, गोवा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा। देखिए अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान संहिता लागू करने का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद भी है? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र एवं सरकार का प्रमुख होता है, या न्यायपालिका का प्रमुख होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्र का प्रमुख होता है। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर, विधि सम्मत विषय पे परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है? अनुच्छेद 356। ये राष्ट्रपति के बड़े बड़े अधिकार हैं। किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, असम। और ये असम की राजकीय भाषा भी है। बोडो भाषा, देखिए बोडो भाषा के बारे में टिप्पणी लिखा हुआ है, बोडो भाषा जो है तिब्बत की भाषा है बेसिकली। यह बोडो जनजाति द्वारा पूर्वोत्तर में बोली जाती है, यानी बोडो जनजाति पूर्वोत्तर के और भी कुछ राज्यों में पाए जाते हैं, बोली जाती है। और ये जो बोडो भाषा है संविधान के अनुसूची में, शायद 8वीं अनुसूची में भाषा है, उसमें शामिल 22 भाषाओं में से एक है। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? ऑप्शन है 26%, 22%, 12%, 24%। तो ये इसका राइट आंसर है 24%। लेकिन ये जैसे जैसे सर्वे होता है ये घटते बढ़ते रहता है, तो इसका आंसर 24 के आसपास, यानी कि सरकार तो ऊपर ही बताती है कि वन क्षेत्र बड़ा है भारत में, तो 24 या उसके ऊपर जो पास में रहेगा उसको मारिएगा। लेकिन 30, 35, 40 मत मार दीजिएगा, 24 के आसपास ही मारिएगा। ठीक है। ये क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से वनों का विस्तार 33% होना चाहिए, जो कि भारत में नहीं है। तो इसका आंसर 24 से 33 के बीच में ही कोई हो सकता है, और एक आध का आंसर 24, 26 ऐसे करके रहेगा आपका ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं? ताप्ती और नर्मदा के बीच में, गोदावरी के उत्तर पूर्व में, मालवा पठार में, पश्चिमी घाट में? इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं? देखिए साल आता है, तो साल पढ़िएगा, सालन लिखा हुआ है, साल है, रबड़ है, महोगनी है, एबोनी है इत्यादि। इसका विस्तार जो है पश्चिमी घाट में भी है, अंडमान निकोबार में भी है, लक्षद्वीप में भी है, असम में और बंगाल में भी है। अंडमान निकोबार हो गया, पश्चिमी घाट तो यही है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, असम और बंगाल, इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जूट पाया जाता है, ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, असम।
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बंगाल। देखिए बंगाल में क्या है, भारत के कुल उत्पादित जूटों का सबसे ज़्यादा बंगाल में उगाया जाता है। और सेकेंड स्थान है असम का, और थर्ड स्थान है उड़ीसा का। जूट से संबंधित एक दो और क्वेश्चन पूछते हैं कि जूट के लिए जूट की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो ये पूछा गया है, सभी रेलवे के पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछा जाएगा कि जूट के लिए वर्षा कितना होती है, तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और जूट के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो जूट के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो ये नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी, वही सी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब सबसे उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा आती है और वो बहुत उपजाऊ होता है। तो बाढ़ क्या है, ये फसल उगाने के मामले में हमें फायदा भी दे जाता है। याद रखिएगा इसका तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, और मिट्टी होती है जलोढ़। अब फर्स्ट में है बंगाल, और सेकेंड में असम, थर्ड में उड़ीसा। इससे ज़्यादा जूट से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन बता दिए जूट से आता है, और इतने लॉन्ग टर्म में एग्जाम होगा तो जूट से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन। देखिए भारत का 72% जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है, असम का दूसरा स्थान है, उड़ीसा का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम। इसके राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सिक्किम। ये लेप्चा जो है नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है, और लेप्चा का उसका भाषा भी लेप्चा ही होता है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, थर्मोमंडल, कोरोना, क्रोमोमंडल। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी कोरोना। अब ये कोरोना होता क्या है, कोरोना जो होता है सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में जो बाहर में जो रिंग जैसा दिखाई देता है उसी को कोरोना बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, सूर्य की संरचना क्या है। वो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है, और हीलियम जो है 26.5% होता है, और अन्य गैस जो 2.5% बच गया, अन्य सभी गैस उसमें होती है। ठीक है, देखिए सूर्य की जो चमकदार सतह जो हम लोग को दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, सूर्य से संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, रूस की पश्चिमी घाट, चंद्रमा, मंगल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रमा पर। देखिए चंद्रमा का वह भाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, यानी चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग को दिखाई देता है, जो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता है उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक चीज और कुछ बोलते हैं, क्योंकि शांत घाटी की क्या कुछ बोलते हैं इसको। लेकिन निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, बल, चाल, तापमान, ऊर्जा। इसका राइट आंसर है बल, एंड बैल का मतलब होता है फोर्स। और अन्य देखिए सदिश राशि हो सकता है, देखिए वेग हो सकता है, यानी कि इंग्लिश में वेलोसिटी बोलिए, त्वरण हो सकता है, एक्सेलरेशन बोलिए, और सदिश राशि समझ रहे हैं ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे बल हो गया यानी कि वेलोसिटी, बल मतलब फोर्स, वेग मतलब वेलोसिटी, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ट्रेबोमीटर। तो आपको पता होगा कि बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है यानी वेलोसिटी, और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है यानी नमी। तो बच गया कौन, स्टेबोमीटर। इस 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया इससे। स्टेबोमीटर, उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाएगी स्टेबोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होता है वह क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा,
उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन? इससे 2 क्वेश्चन आता है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडिसन, ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑटो हॉर्न। एडिसन तो बल्ब की खोज किया था, रदरफोर्ड परमाणु का किया था। देखिए इसे नाभिकीय बम भी कहते हैं, जो परमाणु बम है इसे नाभिकीय बम भी कहते हैं। इसकी खोज हुई थी 1941 में। और ये नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पदार्थ। देखिए शुरू से एक और क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए परमाणु बम काज करता है नाभिकीय विखंडन पे, और जो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी होता है नाभिकीय संलयन से। तो नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम तथा प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक का गलनांक क्या है? गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 47 डिग्री सेल्सियस। यानी मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? जिस ताप पे कोई ठोस है जो पिघल के द्रव में बदल जाता है, और उसी ताप को है जो उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग ताप कहेंगे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है नारंगी, ऑप्शन डी है हरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली। आपको देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, बरेली, करनाल। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, बरेली। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। और ये करनाल में क्या है? दिल्ली, लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए करनाल एक चीज़ के लिए फेमस है, वो बता देता हूँ, वो पशु से ही संबंधित है। देखिए करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। निम्न में से किस फसल पर ब्राजील की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है? इसका ऑप्शन है चाय, गेहूं, कॉफी, तंबाकू। इसका राइट आंसर है कॉफी। ये ब्राजील है जो कई चीजें हैं जो निर्यात करता है। कोको निर्यात करता है, और ये पॉपकॉर्न जो जिसे बनता है ना, मक्का क्या बोले उसको, वो भी निर्यात करता है, मकई। और कॉफी, कोको और कॉर्न यानी मकई, ये 3 चीज़ के लिए फेमस है। आज बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर कहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे भी मैं आपको वीडियो को डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।